हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपका परीक्षा होने वाला है 2027 में क्लास 10th का, तो आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। साथ में हम आपको प्रकाश के परावर्तन का 40 VVI ऑब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं। कहाँ से क्लास करें, कैसे क्लास करें, यदि हमसे आप पढ़ना चाहते हैं पूरा साल भर तो किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, आइए पूरा डिटेल में हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका प्यारा सा चैनल NH कोचिंग सेंटर। सबसे पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से सुनिए इस क्लास में हम आपको क्या बताने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है टॉपर टारगेट बैच। टॉपर टारगेट बैच का मतलब यह हमारा उद्देश्य है कि हम आपको टॉपर तक पहुंचा सके, सभी विषय को अच्छे से खत्म कर सके पूरे साल भर में। तो इसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। यदि आप लोग चाहते हैं कि नहीं निहाल सर से हम भी पढ़ेंगे, तो फिर कैसे पढ़ेंगे, आइए हम एक एक करके बताते हैं। तो बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027, यदि आप 27 में एग्जाम देने वाले हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। फीचर्स क्या क्या मिलने वाला है इस कोर्स के अंदर में प्यारे बच्चों, टॉपर टारगेट बैच के अंदर क्या क्या चीज आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये चीज देख लीजिए, आपको मिलने वाला है प्यारे बच्चों लाइव क्लासेस, यानी कि हम और आप दोनों एक साथ बातें कर सकते हैं, आप अपने घर से और हम यहां से। लाइव क्लासेस में कैसे बातें होगी सर? तो हम जब लाइव आएंगे तो आप क्लास ऑन करना और यदि किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करना, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये होता है लाइव क्लासेस। ओके, यूट्यूब पे भी मिलेगा और इसके लिए ऐप भी है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कीजिए NH कोचिंग सेंटर ऐप को। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप इस वाले नंबर पे कॉल करोगे तो फिर आपका सारा डाउट, सारा समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लाइव क्लासेस आपके यूट्यूब पे भी हो सकता है, होगा ही। ठीक है, और ऐप में तो होता ही है। ठीक है, और दूसरा क्या चीज है प्यारे बच्चों, रिकॉर्डेड वीडियो। हो सकता है कि यदि हम किसी दिन ना रहे, कहीं चले जाए या फिर है ना किसी कारणवश क्लास आपका लाइव नहीं हो पाया, तो फिर आपको उस दिन का क्लास रिकॉर्ड करके दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कि मान के चलिए सर नहीं है या फिर आप ही कहीं चले गए, ठीक, क्लास आपका छूट गया, तो फिर क्या होगा? तो वो सारा वीडियो जो आप छोड़ोगे वो ऐप में रहेगा, आप वहां पे आराम से देख सकते हो कि हमारा क्लास छूटा है, उसमें डेट लिखा होगा, क्लास का नाम लिखा होगा, टॉपिक का नाम लिखा होगा, आप देखोगे उस क्लास को। ओके, और उस क्लास को आप लोग कर लोगे। लेकिन हम यदि क्लास छोड़ दे तो फिर क्या होगा? हम उस क्लास को रिकॉर्ड करके आपको देंगे। ओके, समझ में आ गया? क्रैश कोर्स प्यारे बच्चों, वही मार्केट में देखना आप लोग, क्रैश कोर्स के नाम पर साल भर पढ़ाता है लोग, फिर भी जो है क्रैश कोर्स के नाम पर 1500 1000 रुपया बच्चों से लेता है। इस चीज को हम खत्म कर चुके थे पिछले साल ही। हमने कोचिंग में फ्री में पूरा क्रैश कोर्स कराया था, लेकिन ऑनलाइन के लिए हमने 100 रुपया लिया था। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन का खर्चा जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए लिया था। हालांकि उस 100 रुपया से कुछ हुआ भी नहीं हमारा, है ना, वो इधर उधर रिचार्ज में ही खत्म हो गया, बट कोई बात नहीं है। लेकिन अब की बार क्या हम करने वाले हैं कि क्रैश कोर्स जो है वो आपको फ्री में देने वाले हैं, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आपको एक बात हम बता दें कि हम आपको क्रैश कोर्स भी इस क्लास में फ्री में देने वाले हैं। दूसरा क्या है, तो चैप्टर वाइज नोट्स। प्यारे बच्चों, आप लोग का हैंड राइटिंग हमने देखा है, बहुत ही सुंदर सुंदर लिखते हो कि अपने से पढ़ा ना हो और बाकी बच्चे तो बहुत सुंदर लिखते हैं। तो जिनका राइटिंग ठीक नहीं है या फिर उसे है ना नोट्स बनाने नहीं आता है, तो उसके लिए भी एक अच्छा सा फीचर है, चैप्टर वाइज नोट्स हम बना करके आपको देंगे, टाइपिंग देंगे, कलरफुल देंगे, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ कुछ देंगे और बहुत ही अच्छे से आपका तैयारी हम करवाएंगे। ओके, टेस्ट पेपर चैप्टर खत्म होते ही आपको टेस्ट पेपर दिया जाएगा, आप टेस्ट दे दोगे आराम से। उस ऐप के अंदर AI फीचर है प्यारे बच्चों, जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव को बनाने जाओगे और बना करके उसे जैसे ही अपलोड करोगे 5 सेकेंड के अंदर में आपका आंसर भी आ जाएगा, रिजल्ट। प्यारे बच्चों, क्या आपने सही किया, क्या गलती किया, सारा कुछ बता देगा। ठीक है, ये सब टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से हो रहा है। दूसरा क्या चीज है प्यारे बच्चों, तो पैनल PDF। जब हम इस पैनल पे पढ़ाएंगे, इस
स्मार्ट बोर्ड पे क्लास कराएंगे तो जो भी चीज हम इस पे लिखेंगे तो आपको वीडियो को रोक करके कॉपी पे उतारना नहीं है, वो सारा चीज हम आपके ऐप में डाल देंगे। आप लोग आराम से बाद में क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। फिर बाद में आप क्या करोगे कि उस पैनल पीडीएफ से आप अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। उसके बाद में क्या है, गेस क्वेश्चंस। गुरुजी एग्जाम से पहले हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो क्वेश्चन आने का बहुत ही ज्यादा चांस रहता है। हुआ भी अब की बार, तो हमने बहुत सारा क्वेश्चन पहले ही दिया था, वो आया भी, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए, है ना, बच्चों के लिए भी। और क्या यहाँ पे तो गेस क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, क्या उसके लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे? नहीं प्यारे बच्चों, इसमें ही आपका हो जाएगा। उसके बाद कभी कभी आप पढ़ते पढ़ते थक भी जाते होंगे, तो फिर आपको मोटिवेट करने के लिए प्यारे बच्चों हम आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो भी बना करके देंगे, जो कि एक आप में है ना बंद बैटरी को चार्ज करने का काम करेगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाला है इस क्लास में। क्या हम संस्कृत वाले हैं, ले सकते हैं इस क्लास को? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हम उर्दू वाले हैं, ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला है ना। गणित होगा, उसके बाद में साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, हिंदी होगा, संस्कृत होगा, इंग्लिश होगा, उर्दू होगा और फिर नॉन हिंदी भी होगा। यानी सभी तरह के बच्चों के लिए ये क्लास फायदेमंद है। इस क्लास का जो फी होता है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा लोग रखता है, 2-2 हजार, 1500-1500, 1-1 हजार फी रखता है लोग। ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, बाकी ऑफलाइन का तो बातें मत छोड़ो, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन में खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, तो उसे मेंटेन करने के लिए फी भी ज्यादा होता है। बट ऑनलाइन में क्या होता है कि खर्चा तो उतना ही होता है, तो ऑफलाइन से ज्यादा खर्चा ये सब लगाने में हो जाता है। कैमरा है, लाइट है, ये बोर्ड है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, तब जाकर के ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होता है। बट यहाँ जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है वो काफी ज्यादा अधिक होता है, तो थोड़े से पैसा में भी टीचर का जो है ना पेट पल सकता है, इसलिए है ना यहाँ पे फी 1000 लोग रखता है। बट इसमें भी हमने कम कर दिया है, हमें बस इतना चाहिए जितना में हमारा जो मेंटेन है वो हो जाए, बस एक्स्ट्रा पैसा हमें नहीं चाहिए। इसके लिए हमने देख कितना कम फी रखा है, 251 रुपया। 349 रुपया का तो रिचार्ज होता है, 350 का। और वाईफाई का तो बहुत ज्यादा महंगा रिचार्ज होता है, बहुत ज्यादा इसमें है, तो वो सब चीज को आप लोग मत देखो, तो हम देख लेंगे। बाकी आपको बहुत ही सस्ता, यानी कि 251 में आपको 1 साल तक पढ़ाया जाएगा, इतने सारे चीजों के साथ में। पिछले वर्ष हमने पढ़ाया था तो काफी ज्यादा उसमें फी था, मतलब इससे ज्यादा था, काफी ज्यादा नहीं था, इससे ज्यादा था, यानी 400 रुपया था। बट अब की बार हमने 250 कर दिया है, जो कि हमें लगता है कि बहुत ही कम है, इससे कम तो संभव नहीं हो सकता है। 20 या 25 के आसपास आपको पर मंथ पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोग के लिए ये फी क्या ज्यादा है या कम है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। चलिए ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, एनएच कोचिंग सेंटर ऐप, कॉल कीजिएगा 9031724259। गुरु जी आपके उठाएंगे कॉल, यदि हम नहीं उठाए तो हमारा कोई टीम मेंबर उठाएगा, तो आपको अच्छे से डाउट को क्लियर कर देगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्लास देखते हैं, क्लास हमारा क्या कहता है ना। आप देखो यहाँ पे है ना, आज ऐसा ही हमने क्लास ले लिया है, बट आपका डिटेल क्लास चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि फिजिक्स टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों ये सब जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं 2026 से 27 में पढ़ रहे बच्चों के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इसी तरह के पीडीएफ आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या आपको ऐसा कुछ है ना तैयारी करते समय बहुत ही अच्छा चीज चाहिए, जैसे नोट्स अच्छा चाहिए, पीडीएफ अच्छा चाहिए, पैनल पीडीएफ साफ चाहिए, बहुत कुछ प्यारे बच्चों, तो फिर आप बेझिझक एनएच कोचिंग सेंटर को अपनाइए, क्लास को कीजिए, बहुत ही ज्यादा मन लगने वाला है प्यारे बच्चों आप सबको, है ना। बहुत ही अच्छा तैयारी करके हम आपको देने वाले हैं। अब देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि फोकस दूरी यदि 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी बोले तो प्यारे बच्चों एफ का मान कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, यानी कि आपको आर का मान बताना है। अब आप लोग जानते हो कि अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो,
फॉर्मूला होता है, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है f बराबर r/2 का। वही r बराबर बात करें तो 2 गुने f का होता है। क्लियर? 2 गुने f का मान कितना दिया है? 20 दिया है, तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि समतल है ना, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? प्यारे बच्चों, जो दर्पण होता है, ठीक है, जो दर्पण होता है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। एक होता है आपका क्या चीज? तो समतल, और दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर गोलीय दर्पण होता है। और ये जो गोलीय दर्पण होता है ये 2 प्रकार के होता है। एक होता है हमारा अवतल, ठीक है, और दूसरा होता है उत्तल। दर्पण का एक और प्रकार होता है प्यारे बच्चों जिसको हम लोग परवलयिक दर्पण कहते हैं। परवलयिक दर्पण, परवलयिक दर्पण जो होता है वह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, यह अंडाकार ऐसे होता है। ठीक है, इसका एक भाग ऐसे एक साइड से रंगा हुआ होता है। बट मुख्य रूप से आपको 2 ही प्रकार पढ़ना है, वो समतल और एक गोलीय दर्पण। इसी से आपका क्वेश्चन आने वाला है। ये परवलयिक दर्पण तो आपको कहीं पर देखने को भी नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, यदि आता है फिर भी आप लोग बना देना। हमने अभी बता दिया है कि यह अंडाकार होता है, पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। बस इतना ही इसके बारे में। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि ये जो समतल दर्पण है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो अवतल है इसमें काल्पनिक भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, लेकिन उत्तल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहां समतल दर्पण पूछा है तो समतल दर्पण में कैसा बनेगा प्यारे बच्चों? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। कहता है निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। प्यारे बच्चों, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरी जो है ना, दर्पण में ध्रुव से मापी जाती है, इसलिए हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा, सीधा और छोटा, प्यारे बच्चों समतल दर्पण में बराबर, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर होगा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या पूछा है ना, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा? तो सीधा एवं छोटा किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं छठा में कि अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण को प्यारे बच्चों है ना, हमने आपको पढ़ाया था क्या चीज की? अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, यानी जो उत्तल दर्पण है उसमें जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में प्यारे बच्चों काल्पनिक होता है एवं छोटा होता है। आवर्धित का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बड़ा। तो बड़ा नहीं होता है, ये आप लोग याद रखना। ये कहाँ होता है? तो ये अवतल में होता है। ठीक है, अवतल में आवर्धित होता है। यहाँ उत्तल पूछा है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि काल्पनिक एवं छोटा होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब तो केवल एक ही प्रकार के दर्पण में मिलता है, और वह है हमारा कौन सा? वो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में ही केवल वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, बाकी समतल में नहीं बनेगा, उत्तल में भी नहीं बनता है। अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा किसमें बनता है? अवतल दर्पण में बनता है प्यारे बच्चों। तो अवतल दर्पण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, आप देखो ऑप्शन, क्या वास्तविक होता है? बिल्कुल गलत। क्या काल्पनिक होता है? तो बिल्कुल सही, काल्पनिक होता है। कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, ये गलत है, और ये इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। हमने क्या कहा था? आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो बड़ा बनता है अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा प्यारे बच्चों सीधा होता है, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह उल्टा होता है।
वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और छोटा, तो इसके लिए आपको उत्तल में जाना चाहिए। ठीक है, कि उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, तो है ना, आभासी बनता है और छोटा बनता है। आभासी का ही दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक। काल्पनिक, ठीक है, आभासी का ही दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो क्या आपको ये सब क्वेश्चन बन रहा है प्यारे बच्चों, नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ोगे बनने लगेगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो प्यारे बच्चों अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक, ठीक है। और जो उत्तल दर्पण है इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, तो धनात्मक होता है। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, यहां देखो आप, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, तो फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो ये हमारा हो गया गोलीय दर्पण, ये हो गया हमारा एम एन क्या चीज, गोलीय दर्पण। हमने इसे इधर से रजतित कर दिया यानी रंग दिया, यह अवतल बना प्यारे बच्चों, इसका यह पी होता है यानी ध्रुव, ये होता है एफ और ये होता है आर। क्वेश्चन में क्या कहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, तो ध्रुव तो पी यहाँ पे हो गया, और फोकस के बीच, फोकस यहाँ है, इसको फोकस दूरी या फिर फोकसांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी या फिर फोकसांतर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 15 का बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी के बीच में संबंध है, तो प्यारे बच्चों एफ बराबर होता है क्या चीज, आर बटा 2, या फिर आर बराबर, देखो इधर कुछ नहीं है, क्रॉस गुना कर दोगे आप तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो f बराबर आर बाई 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको हमने पहले ही बताया कि अवतल दर्पण जो होता है वो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो जो हजामत यानी दाढ़ी मूछ बनाने वाला जो होता है सैलून, वो कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, वो सब अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोगियों का, है ना, रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो रोगियों के गला हो गया, है ना, कान हो गया और नाक शायद मुंह, इस सब में देखने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं 21 में कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। प्यारे बच्चों आप जानते हो कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में पढ़ा होगा कि इधर का सब प्लस होता है, ऊपर का सब प्लस होता है, इधर माइनस और इधर माइनस। जो हमारा दर्पण है वो इस तरह से होता है, तो जो भी हम वस्तु रखेंगे वो तो इधर ही रखेंगे ना, तो ये सब किस चीज में होगा, ऋणात्मक यानी कि माइनस में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर है 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी प्यारे बच्चों आर का मान पूछा है, तो आर बराबर तो 2f होता है, यानी 10 गुना कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं कितना 23 में कि प्रकाश तरंग है। प्यारे बच्चों प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश कैसा तरंग है, तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए इसका डिटेल वीडियो पूरा मिलेगा आपको ऐप में, फिलहाल अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का, है ना, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। हमने अभी कहा था कि नाक हो गया, कान हो गया, गला हो गया, ही ना, ये सब दांत हो गया, इस सबको चेक करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को का व्यास क्या कहलाता है, तो उसे मुख्य फोकस नहीं कहते हैं, ये भी नहीं कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका एक और परिभाषा होता है कि है ना, गोलीय अवतल दर्पण की चौड़ाई या फिर उत्तल दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, तो उसका द्वारक कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं, या फिर गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा का, है ना, व्यास क्या कहलाता है, तो दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों, तो 32 सेंटीमीटर है।
आर बराबर 32 है प्यारे बच्चों, तो एफ बराबर जानते हो ना आप लोग r/2, यानी कि 32/2 काट दोगे आप लोग 16 सेंटीमीटर आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे उत्तल दर्पण है ना, तो प्लस में 16 आएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो इसमें प्लस वाला खोजो, प्लस वाला, ये रहा प्लस वाला। ओके, चलिए अब चलते हैं 27 में। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यानी कि आवर्धन m का मान प्यारे बच्चों ऋणात्मक है, तो आप समझना कि वह जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है और उल्टा है। अगर m का मान क्या होता, 1 मिनट प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक, फिर से पढ़ना पड़ेगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, माइनस है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, है ना, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर धनात्मक होता तो क्या होता है ना, काल्पनिक और सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होता है। यहाँ पर क्या पूछा है कि ऋणात्मक, तो ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, बढ़िया था। अब है हमारा 28 की गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित तो हो सकता है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो है वह अंदर की ओर भी हो सकता है और बाहर की ओर भी हो सकता है, यानी अंदर या बाहर दोनों ओर। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है वह दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित होता है, तो अंदर की ओर जो होता है प्यारे बच्चों ऐसे, उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और जो बाहर की तरफ होता है यानी अंदर वाला हिस्सा रंगा होता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को प्यारे बच्चों, ये गोलीय दर्पण हो गया और इसका ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है। और इसके केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो ध्रुव बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली, वक्रता त्रिज्या नहीं वक्रता केंद्र होगा यहाँ पर, ठीक है, वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब है क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, यानी जब हम सूरज की रोशनी के, है ना, सबको एकत्रित करके एक जगह फोकस करेंगे प्यारे बच्चों, और वहां पे यदि हम कागज रखेंगे तो जलेगा, पत्थर थोड़ी ना जलेगा जी, ठीक है, कागज जलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टार्च एवं वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमने सीखा कि अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों के किस चीज में किया जाता है, हेडलाइट में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, सोलर कुकर में किया जाता है, रोगियों के नाक कान गले इत्यादि के चेक करने में किया जाता है, हजामत बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं 34 के बाद में 35 नंबर क्वेश्चन कि वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ओके, आइए 36 देखते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से सूचित किया जाता है, तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को ना सी से सूचित किया जाता है। क्लियर। अब चलिए आगे, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या चीज के 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या होता है प्यारे बच्चों, एफ होता है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 है कि प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश कैसी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है, यही सही हो जाएगा। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग, है ना, किरण आरेख नहीं कहते हैं, फोकस नहीं कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। आप लोग इसका आंसर, है ना, कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट, ठीक है, करो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, फिर हमें पता चलेगा कि आप लोगों ने बढ़िया से क्लास किया था। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से फेंक करके बताइए, और आप हमें यह भी बताइए कि आपका इस 40 में से टोटल कितना नंबर का सही आपने किया है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, नए क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए क्या है कि नेहाल सर बिहार वाला सभी विषयों का पीडीएफ लेने के लिए डाउनलोड करें NH कोचिंग सेंटर ऐप।
किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हो 90 31 72 42 59 7021554980।